फ्रेंड्स, 12th लेक्चर है हमारा बेसिक फिजिक्स पर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे टर्म मोमेंटम को एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। आउटलाइंस हैं हमारे पास। सबसे पहले हम मोमेंटम को डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, देन इम्पल्स को, फिर जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसको हम मोमेंटम की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, उसको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर लास्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो मोमेंटम हमारे पास में क्या है, इसको हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, कि जो हमारे पास मोमेंटम है वो प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट अब हमने वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट में भी पढ़ा है। ये टर्म के प्रोडक्ट का मतलब होता है दो चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो मोमेंटम हमारे पास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, वो प्रोडक्ट होता है ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, यानी कि मास और वेलोसिटी का जो है वो प्रोडक्ट होगा हमारे पास। इट इज़ डिनोटेड बाय पी, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पे मोमेंटम को मैंने कैपिटल पी से इसीलिए बोल्ड से शो किया है कि आपके पास वेक्टर जो है वो उसको लिखने के टू मेथड्स, मतलब आप उसको बोल्ड करके भी लिख सकते हैं और आप उसको जो है वो एरो हेड के साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोल्ड करके लिख दिया, फिर इसलिए एरो हेड नहीं लगाया, ठीक है। तो मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। ये आपके पास मोमेंटम है, तो ये किसके इक्वल है, मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर भी आप एरो हेड लगा लें या फिर बोल्ड करके इसको लिख लें, तो ये इसकी मैथमेटिकली फॉर्म आ जाएगी मोमेंटम की। तो मोमेंटम इस तरह से हम इसको एक और तरह से भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं। मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, स्टार्ट में हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, स्केलर और वेक्टर। तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, विच डिटरमिन्स हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज़ टू स्टॉप द मूविंग बॉडी, कि हम कितना मुश्किल या आसान है हमारे लिए किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना। दिस क्वांटिटी ऑफ मूविंग अ बॉडी इज कॉल्ड क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है तो इट्स मीन कि वो मोशन में है। तो इस क्वांटिटी को अगर वो मूव कर रही है, उसका कोई ना कोई मास है या वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, तो इट्स मीन कि उसका मोमेंटम है। तो नेक्स्ट मैथमेटिकली फॉर्म है इसकी। तो मैथमेटिकल फॉर्म इसकी हम देखते हैं। इफ़ अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मास m, अगर कोई फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करती है एक्सीलरेशन किसी बॉडी में, उसका मास m है, देन वी कैन स्टेट मैथमेटिकली दैट, अब देखें बॉडी में अगर एक्सीलरेशन होगा इट्स मीन उसमें वेलोसिटी है। ऐसे ही है ना, कि जो हमारे पास एक्सीलरेशन होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसमें एक्सीलरेशन आ रहा है, इट्स मीन उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी जब होगी उसका मास m होगा, तो देन हम मोमेंटम को किस तरह से लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू m इंटू वी। अब v को अगर मैं एक्सीलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, m रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो ये आपके पास वेलोसिटी में अगर v ओवर t होगा तो a हम लिख लेंगे, अदरवाइज हमारे पास ये वेलोसिटी है। अगर टाइम के लिहाज से चेंज देखेंगे तो वो एक्सीलरेशन बन जाएगा। The SI unit of momentum is P is equal to mv। अब ये आपके पास फार्मूला है इसका, आपने क्या करना है, इसके जो हैं वो यूनिट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। अब यूनिट्स इसके हम किस तरह से फाइंड करेंगे, मास का यूनिट हमारे पास किलोग्राम होता है, वेलोसिटी का यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो वेलोसिटी आपके पास है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि डी ओवर टी, और अगर वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज हो तो वो हमारे पास एक्सीलरेशन होता है। तो ये वेलोसिटी के यूनिट्स क्या आ जाते हैं आपके पास, मीटर और ओवर सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकंड।
तो ये आपके पास आ जाते हैं इस तरह से मोमेंटम के यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें सेकंड्स के साथ इसी इक्वेशंस को, ये हम खुद से करना चाह रहे हैं क्योंकि अगर आपको मैथ मोस्टली जो है वो एमसीक्यूज में इस तरह से यूनिट्स को जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके गिवन दे दिए जाते हैं 4 ऑप्शंस के, कौन सा इसका यूनिट्स करेक्ट है। अगर इसी तरह से डायरेक्ट अगर फार्मूला से यूनिट्स निकल रहे हैं, अगर उनमें से वो नहीं है आपके ऑप्शन में, मीन के किसी तरह से और तरह से डिराइव करके वो जो है वो यहाँ पे यूनिट्स उस चीज़ का जो है वो लिखा गया है। तो अगर हम मोमेंटम के ये जो यूनिट्स हमारे पास है इनको हम सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी, ये नीचे ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा था, इसकी पावर -1 होगी। तो जब ये डिवाइड हो रहा है इसकी पावर क्या हो जाएगी -2। तो ये क्या बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। ये वाला सेकंड वैसे साथ आ जाएगा और ये वाला जो सेकंड है ये ऊपर जाके 2 पावर बन जाएगा। अब ये 2 पावर बनने का क्या मतलब है कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, यानी कि हमें पता था कि न्यूटन जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस तरह से मोमेंटम के यूनिट्स क्या बन जाएंगे, न्यूटन सेकंड। तो अगर आपसे पेपर में आ जाए डायरेक्ट किलोग्राम मीटर, ये वाले जो यूनिट्स हैं हमारे पास फार्मूला वाले किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये ना गिवन हो तो इस तरह से न्यूटन सेकंड लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी मोमेंटम के यूनिट्स हैं। और इस तरह से अगर सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करें तो फिर न्यूटन सेकंड इसके यूनिट्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है इम्पल्स। इम्पल्स जिस तरह से मैंने लास्ट में बताया कि क्यों कोई न्यू टर्म्स का हम नेम दे देते हैं उसको, ठीक है, इसी तरह से इम्पल्स है हमारे पास। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कि जब कोई बहुत बड़ी जो फोर्स है किसी बॉडी पर एक्ट करती है किसी छोटे से टाइम के लिए तो उसको हम कहते हैं इम्पल्स। इसका मतलब होता है इम्पल्स। और इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ अ लार्ज फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकली इम्पल्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज हमारे पास जो फोर्स होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को जब हम किसी जो है वो उससे जो है वो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसी तरह से यहाँ पे टाइम आपके पास स्केलर है और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब फोर्स को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स मीन कि जो हमारे पास इम्पल्स है वो वेक्टर होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इम्पल्स इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट्स इज न्यूटन सेकेंड। देखें इम्पल्स के यूनिट्स भी क्या है, न्यूटन और सेकेंड, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। सेम यूनिट्स ऑफ मोमेंटम वाले, कि मोमेंटम में भी आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड आए थे और देन आपने फाइंड किया था न्यूटन सेकंड। अब देखें, अब यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा ये आपके पास न्यूटन है और ये सेकंड, तो न्यूटन सेकंड इम्पल्स के यूनिट्स हैं और सिमिलरली वो आपके पास मोमेंटम के भी यूनिट्स हैं। तो ये हमारे पास था टॉपिक इम्पल्स।
तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज़ इक्वल टू, अब हमें पता है डेल्टा पी किसके इक्वल था, पी एफ माइनस पी आई, और पी एफ हमारे पास क्या था, फाइनल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय मास, माइनस पी आई हमारे पास क्या था, मास एंड इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ओवर टाइम टी। तो अगर मास दोनों में कांस्टेंट है तो मास को हम बाहर लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो मास, तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें टर्म्स, वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। अब वी एफ माइनस वी आई हमारे पास एक्चुअली में क्या होता है, ये फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी में चेंज, इसको हम डेल्टा वी से लिख सकते हैं। डेल्टा जो है वो चेंज को शो करेगा, वी वेलोसिटी को, तो इसलिए वी एफ माइनस वी आई हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा वी। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने बोल्ड नहीं किया था, एरो हेड लगा दिया, यहाँ पे मैंने बोल्ड किया हुआ है तो इसलिए एरो हेड यहाँ पे नहीं यूज़ किया। तो एम इंटू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब ये देखें ये वाली इतनी जो टर्म हमारे पास है ये क्या टर्म बन रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमें पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। ये एक भी मैंने बोल्ड लिखा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से m इंटू ए आ जाएगा हमारे पास। और अब हमें पता चल गया यहाँ से कि ये हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा था वो हमारे पास क्या आया है, इक्वल टू फोर्स आया है। सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या था, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी विच इज इक्वल टू एम ए, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। एफ इज इक्वल टू एम ए हमने इसको कह दिया सेकंड इक्वेशन, ये हमने न्यूटन्स लॉ से लिखी और ये जो हमने अब प्रूव किया है वहाँ से आई है हमारे पास। अगर दोनों इक्वेशंस को हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी विच इज इक्वल टू, देखें एम ए दोनों साइड पे था तो एम ए इक्वल है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो एम ए के इक्वल है, इसलिए हम एम ए भी लिख सकते हैं और डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। विच इज इक्वल टू डेल्टा पी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पी एफ माइनस पी आई ओवर डेल्टा टी। तो अगर हम डेल्टा टी को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो डेल्टा पी हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, जो कि हमारे पास इम्पल्स थी। तो इसलिए इम्पल्स को हम आई से भी लिख सकते हैं जस्ट, और पूरा जिसका नेम जो है वो स्पेलिंग वो भी लिख सकते हैं। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे मोमेंटम का जो एक और फार्मूला बन गया, अगर आपको वहाँ से ना भी डेरिवेशंस करनी पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम हमारे पास एक तो है एम और वी के इक्वल, उससे उसके यूनिट्स बनते हैं। सेकंड वो इम्पल्स के इक्वल है यानी कि एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ये हमारे पास इम्पल्स का फार्मूला था फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये आपके पास फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन, और टाइम के सेकेंड्स। तो इस तरह से ये एक आपके पास इसके यूनिट्स बन गए मोमेंटम के, और सेकंड आपके पास क्या यूनिट बन गए, एम और वी से क्या आ जाएंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से ये दोनों यूनिट्स क्या हैं, मोमेंटम के हैं। उसमें हमने स्टार्ट में इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया कि अभी हमने इम्पल्स को नहीं पढ़ा था कि इसके न्यूटन सेकंड भी यूनिट्स हो सकते हैं। अब आप देखें जब आपने पढ़ा तो आगे जाके आपको खुद ही ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा कि किस तरह से मोमेंटम के न्यूटन सेकंड यूनिट्स भी हैं। आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आपने ये चीज़ पढ़ ली है। सो इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इम्पल्स ऑफ अ फोर्स जो है वो इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या है, इट स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कि इसका मतलब, इस लॉ का मतलब ये है कि टोटल मोमेंटम जो होगा वो उस सिस्टम का कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें जितनी मर्जी चेंज आ जाए, फाइनल जो है वो उसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाए, इनिशियल जो है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज कि कोई बाउंड्री लगा दी जाए, यानी कि जैसे अगर पार्क है तो आपसे कह दिया जाए इस पार्क की ये जो बाउंड्री है साइड वाली, इससे बाहर नहीं आपने जाना, तो यानी कि इस पार्क के अंदर ही आपने रह के जो है वो खेलना है। तो अब ये आपके पास एक बाउंड्री आ गई। इसी तरह से कोई आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि कोई आपके पास इस तरह से क्लोज मतलब सिस्टम ले लिया जाता है और उसके अंदर वो सारे जो है वो फिनोमिना होते हैं। यानी कि एक बॉडी यहाँ पे है, उसका इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, मास एम है। अब वो अगर इस सिस्टम एक और बॉडी जो है उससे टकराए
यहाँ पे एक और बॉडी है मैस एम से, या फिर ये खुद ही इसकी इस बाउंड्री से टकराए, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, फिर ये इस तरफ आ जाए, तो इस सिस्टम के अंदर है, लेकिन उसका टोटल जो मोमेंटम इस सिस्टम का होगा वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जितने मैस उसमें वो जो बी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मोमेंटम जब हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली तो वो इक्वल ही आता है जो उसका टोटल मोमेंटम होता है सिस्टम का। इसको हम एक्सप्लेनेशन में फर्दर जो है वो देखेंगे किस तरह से ये इक्वल आता है। सेकंड, आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, momentum of an isolated system before collision is equal to momentum of the system after collision। कि अगर आपके पास मोमेंटम है किसी भी सिस्टम का, अगर वो कोलाइड नहीं करता, ठीक है, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, वो इक्वल होगा आफ्टर कोलिजन वाले मोमेंटम के। कि यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे ये सिस्टम है, अब इसका जो मोमेंटम है वो आपने लिख लेना है। अब वो कोलाइड करता है इस बॉल के साथ, देन उसका मोमेंटम चेंज होके जो आएगा वो भी दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। या फिर आप देखें इसको जब आप करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू ज़ीरो आएगा, क्योंकि पहले भी उसका उतना था, बाद वाला भी उतना है, वो माइनस कर देंगे ज़ीरो, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो है वो मोमेंटम सिस्टम का जो होगा वो सेम रहेगा। इसकी एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं, कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू इंटरेक्टिंग बॉल्स ऑफ मैसेज m1 एंड m2। कि अगर हम कंसीडर करते हैं कोई आइसोलेटेड सिस्टम है आपके पास, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है इस तरह से, उसमें हमने क्या किया है, कंसीडर करते हैं दो इंटरेक्टिंग बॉल्स हैं, दो बॉल्स हैं। अब एक बॉल ये है आपके पास और सेकेंड आपके पास ये बॉल है। अब उसने क्या कहा है, फर्स्ट बॉल जो आपके पास उसका मैस क्या है m1, सेकेंड बॉल जो है उसका मैस क्या है m2, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। अब इसकी वेलोसिटी फर्स्ट वाले की क्या है v1 और सेकेंड वाले की क्या है v2 रिस्पेक्टिवली। बोथ बॉल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड आफ्टर कोलिजन, यहाँ पे ये लगा लें, आफ्टर कोलिजन मूव विद वेलोसिटीज v1 डैश एंड v2 डैश। अब देखिए जब वो टकराएंगे, ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी ये है, लेकिन जब वो एक दूसरे से टकराएंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। जब ये कोलाइड करेंगे, बॉल्स के साथ भी कोलाइड कर सकते हैं, आपस में भी कोलाइड कर सकते हैं, तो जब ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ तो इसकी वेलोसिटी क्या है, फर्स्ट वाले की v1 थी, उसको हमने कह दिया कि आफ्टर कोलिजन जब वो कोलाइड करे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1 डैश। जब सेकंड वाला जो है वो कोलाइड करेगा तो उसकी वेलोसिटी v2 से v2 डैश हो जाएगी। यानी कि पहले दो उनके पड़े हैं, उनकी वेलोसिटी क्या है v1 v2। आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि ये इनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं v1 और v2। जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट हुए, कोलाइड किया, उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, वो हमने कह दिया v1 डैश और v2 डैश होगी। पहले बॉल की v1 डैश होगी, जब उसने मूव करना स्टार्ट किया v1 से v1 डैश में चली गई। v1 डैश को आप यहाँ पे कह सकते हैं कि vf है हमारे पास, ठीक है। v1 हमारे पास क्या है, v1 जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी vi, और v1 डैश हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ये फर्स्ट बॉल की, इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड बॉल है v2 उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और v2 डैश उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो इस तरह से आप इसको जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, अगर हम कहें कि जो बॉल 1 है F1 जो फोर्स है वो बॉडी ऑफ मैस m1 एक्सर्ट कर रहा है m2 पर। यानी कि इसको अगर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं कि यहाँ पर ये आपके पास एक सिस्टम था, तो इसमें आपके पास क्या था कि अगर आपके पास दो बॉल्स थे, इंटरेक्टिंग बॉल्स, ठीक है। अब उसमें क्या था, ये आपके पास एक बॉल है और सेकंड ये बॉल है, ये m1 था आपके पास और ये आपके पास क्या है m2। अब अगर हम कहें कि जो आपके पास m1 मैस है, इस तरह से ये दोनों कोलाइड करते हैं कि दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करें। अब हम कह रहे हैं कि ये जो मैस m1 है ये फोर्स F1 एक्सर्ट कर रहा है किस पर, मैस 2 पर। ये आपके पास मैस 2 है, ये आपके पास मैस 1 है। अब ये 1 वाला जो है वो 2 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो हम उसको 1 वाला कर रहे हैं 2 पर, तो इसलिए हम कहेंगे कि F1 ऑन अ बॉडी ऑफ मैस m1 एक्सर्टेड बाय m2। कि आपके पास जो बॉडी m1 मास की है वो फोर्स एक्सर्ट कर रही है मास m2 पर। तो फिर हमारे पास जो फोर्स
आ जाएगा रिलेशन जो मोमेंटम का हमने पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास F1 है। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या है, ये भी हमने पढ़ा कि फाइनल मोमेंटम, ये आपके पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये आपके पास फाइनल मोमेंटम, जब ये इसके साथ टकराया तो इसकी वेलोसिटी अपनी भी चेंज होगी ना, ये टकराया उसमें तो पहले इसकी जो थी उससे चेंज होगी, तब इसकी क्या होगी v1 डैश। तो ये इसकी फाइनल मोमेंटम फर्स्ट वाले की हम देख रहे हैं, ठीक है। सेकंड वाले पे टकरा रहा है लेकिन हम फर्स्ट वाले को स्टडी कर रहे हैं कि पहले उसकी m1 है, v1 है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है m1 v1, और जब वो सेकंड वाले बॉल के साथ टकराया तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी जो v1 डैश होगी। पहले उसकी v1 थी, अब क्या होगी v1 डैश। तो टाइम चेंज है, तो इस तरह से आपके पास फोर्स क्या आ जाएगी, ये फाइनल मोमेंटम जो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी बाद में वो उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम t। तो इस तरह से ये फर्स्ट बॉल की जो है वो फोर्स आ जाएगी। सिमिलरली इसी तरह से फोर्स F2 ऑन बॉडी ऑफ मास M2 एक्सर्टेड बाय M1, कि अब ये वाला जो है 2 वाला वो 1 पर भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब उसका पहले मास क्या है, उसका मास तो M2 है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है M2। अब वो फोर्स लगा रहा है मास M1 वाले बॉल पे, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी आपके पास v2 डैश, पहले v2 है फिर क्या हो जाएगी v2 डैश। तो इस तरह से इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम t। तो इस तरह से ये सेकंड बॉल की आ जाएगी फोर्स F2। अब हमें पता है कि जो हमारे पास जो फोर्सेस आती हैं, ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास, तो यहाँ पर so forces on bodies of masses m1 and m2 are equal and opposite। अब हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो हमारे पास क्या था कि अगर दो बॉडीज, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर एक्ट करेगी तो उसकी जो सेकंड बॉडी है वो भी उस पर रिएक्ट करेगी। तो एक्शन और रिएक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इस तरह से वो नेगेटिव साइन आ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शंस की वजह से। तो दोनों की जो फोर्सेस, अगर हम फोर्सेस की फॉर्म में लिखे तो दोनों की फोर्सेस इक्वल होंगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर F1 पॉजिटिव है तो F2 जो है वो नेगेटिव हम डायरेक्शन की वजह से लगा रहे हैं। तो अब दोनों अगर फोर्सेस इक्वल होंगी तो हम इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं कि आप ये देखें, आपके पास ये फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डेल्टा P ओवर डेल्टा T। तो ये आपके पास फोर्स 1 है तो इसको आप डेल्टा P1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से विच इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 M2 मैथ के लिए डेल्टा P2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो ये फोर्सेस की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, डेल्टा P1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर और डेल्टा P2 की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे यहाँ पर। तो आपको पता है डेल्टा P1 आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें आपके पास पहले इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं देखूं, इनिशियल मोमेंटम m1 v1, ये आपके पास फर्स्ट बॉडी का है इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम आपके पास क्या आ जाएगा इस बॉडी का, जब वो दूसरी बॉडी के साथ टकराएगी तो इसका फाइनल मोमेंटम आपके पास आ जाएगा m1 v1 डैश, ठीक है, m1 v1 डैश। तो ये आपके पास फर्स्ट बॉडी का जो है वो मोमेंटम आ जाएगा फाइनल। तो अब हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये जो डेल्टा P है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P1, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपके पास क्या है m1 v1 डैश माइनस m1 v1, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह से ये जो आपके पास सेकंड वाली है इसका इनिशियल मोमेंटम आपके पास क्या है m2 v2, और आफ्टर क्लियन इसका फाइनल मोमेंटम क्या है m2 v2 डैश।
तो इस तरह से ये फाइनल मोमेंटम है इसका, और ये इनिशियल मोमेंटम है। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये चेंज इन मोमेंटम इन द सेकंड बॉडी आपके पास आ जाएगा, m2v2 डैश माइनस m2v2 ओवर डिवाइडेड बाय दोनों के डेल्टा टी। तो ये माइनस साइन, ये जो फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में है वो आ गया। अब यहाँ पर आप देखें डेल्टा टी दोनों साइड पे है। अगर हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे, इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा, देन कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसको इस साइड पे लेके आए देन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं कि ये दोनों डेल्टा टी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, या फिर आप दोनों साइड पे डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई कर दें देन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, m1v1 डैश माइनस m1v1 विच इज इक्वल टू माइनस m2v2 डैश माइनस m2v2। अब ये माइनस अभी हमने अंदर अप्लाई नहीं किया, इसलिए जो यहाँ पे लिखा है सेम वैसे ही हमने इक्वेशन लिख ली है। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन जो है कि m1v1 डैश माइनस m1v1 विच इज इक्वल टू माइनस m2v2 डैश माइनस m2v2। तो अब ये जो आपके पास है m1v1 डैश माइनस m1v1, अब इस माइनस को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। माइनस माइनस प्लस, जमा माइनस माइनस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस m2v2। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं कि जो हमारे पास आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटीज वाले बॉल्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं, उन टर्न्स को, जो बिफोर द कोलिजन वाले हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये डैश वाली जो दोनों टर्म्स हैं ये आफ्टर द कोलिजन है, और ये जो आपके पास दूसरी टर्म्स हैं ये सिंपल वाली, ये आपके पास बिफोर द कोलिजन है। अब इन दोनों को हम एक साइड पे कर लेंगे, इन दोनों को एक साइड पे। अब यहाँ पे ये देखें m1v1 डैश वैसे ही लिख लिया, ये इधर नेगेटिव हो रही है, तो इस साइड पे आके क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश विच इज इक्वल टू, अब ये आपके पास ये वाली टर्म इधर नेगेटिव हो रही है और इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो m1v1 प्लस ये वाली टर्म लिख लेंगे हम m2v2। तो इस तरह से ये हमारे पास जो टर्म्स हैं ये टोटल मोमेंटम है ऑफ द सिस्टम बिफोर, सॉरी ये वाली टर्म इसको एक दफ़ा और से रीअरेंज कर लें। आप पहले लिख लें m1 बिफोर द कोलिजन वाला लिख लें m1v1 प्लस m2v2 इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा दोनों साइड्स पे अगर आप लिख लें। ये आपके पास क्या आ जाएगा, m1v1 डैश माइनस प्लस m2v2 डैश। तो इसको अगर हम लिखें अगर वर्ड्स की फॉर्म में, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन। ये आपके पास क्या है, टोटल मोमेंटम है सिस्टम का बिफोर द कोलिजन दोनों बॉल्स का। ये फर्स्ट वाला बॉल है, ये सेकंड वाला बॉल है। और ये आपके पास है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ये वाला जो डैशेस वाला है ये टोटल मोमेंटम है ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ये मोमेंटम है। सो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरह से जो टोटल लीनियर मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम का वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, यानी कि ये जितना बाद में होगा उतना ही उसका पहले होगा। तो इस तरह से सिस्टम का मोमेंटम जो है वो इक्वल रहता है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, इनसे आप इस टॉपिक को कर लें। आई होप कि आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू। आप हम इसको